खैर, मैं सीधे चलता हूँ अशोक माथुर सर के पास, एक टिप्पणी छोटी पहले लेता हूँ, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक माथुर सर, जिस तरीके से अचानक से ये कार्रवाइयां लगातार बढ़ती जा रही, यूं तो देश के कई हिस्सों में, खास करके चुनावी राज्यों में, अलग अलग बड़े बड़े नेताओं, उनसे जुड़े हुए लोगों, उनके स्टाफ के यहाँ पर किस तरीके से जो छापेमारी हो रही है, उसके क्रम में राजस्थान में भी आज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर उनके यहाँ ये छापेमारी हो रही है, पूरे रिश्तेदारों के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। तो ये क्या जो नियमित इसको सामान्य एक प्रक्रिया के तहत देखा जाए या फिर चुनाव से जोड़ करके? अशोक माथुर सर। प्रभाव डालती हैं, इसलिए चुनाव से अलग करके तो इसको नहीं देखा जा सकता। चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, पर सवाल यह है कि एक वक्त था जब हम राजनीतिक फिलॉसफी पर चर्चा करते थे कि भाजपा की क्या राजनीतिक विचारधारा है, उसके क्या कार्यक्रम हैं, वो लोग किस प्रकार से देश का निर्माण करेंगे या विकास करेंगे, वो सब बातों को लेकर बातें हुआ करती थी। लेकिन आजकल ये बात हो गई ईडी की। ईडी जो एक मशीनरी है, एक जस्ट लाइक फौज, एक इस प्रकार की मशीनरी है जिससे आप भय का वातावरण पैदा कर सकते हैं। किसके अंदर? उन लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा किया जा सकता है, आम मतदाताओं में भी इसका मैसेज जाता है। और लोकतंत्र में ये बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है कि जब आप ये नहीं कहते, कोई सरकार ये नहीं कहती कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, जबकि सरकार ये कहती है आज अशोक गहलोत के सुपुत्र को भी परेशान किया गया है। तो और इस प्रकार के जो हालात है, वो हालात ये बताती है कि या तो मान जाओ, और अगर नहीं मानोगे तो ईडी का डंडा है। ईडी का डंडा या कभी भी दुनिया के आज तक के इतिहास के अंदर कभी बंदूक, डंडा या पुलिस या फोर्स किसी विचारधारा या किसी कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाई है। कांग्रेस के पास में एक राजनीतिक इतिहास है और राजनीतिक फिलॉसफी भी है, और उसके आधार पे कांग्रेस जो है उसका एक आधार बना हुआ रहता ही है। और अभी जहाँ तक बात है कि भाजपा के अंदर अंतर्कलह बहुत ज्यादा बढ़ा है, जब से टिकटॉक की घोषणा हुई उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ा है। क्योंकि अब वो फिलॉसफी है तो भाजपा ने भी रद्दी की टोकरी में डाल दी कि भाजपा का क्या एजेंडा था वो उन्होंने फेंक दिया। और उसकी जगह ये आ रहा है कि जाट कहाँ है, राजपूत कहाँ है, ब्राह्मण कहाँ है, किसको कैसे कैसे काबू करना है, इस बात को लेके किया जा रहा है। और एक भ्रष्टाचार एक ऐसी जोरदार चीज हो गई कि आप किसी पे भी थूक उछाल दीजिए, कई सालों बाद में पता लगता है कि जांच वांच हो गई और उसके बाद निकला कुछ नहीं। और ये हम देखते हैं, हवाला एक प्रकरण हुआ था इस देश के अंदर जिसमें अडवाणी ये भी थे, लेकिन उसके बाद निकला क्या? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं निकला तो आपको इस प्रकार का दूषित वातावरण बना करके क्या लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा? आप ये कहिए कि आपको सत्ता में आना है, इसलिए सत्ता में आना है कि हम सत्ता में आने के बाद हमारे देश का ऐसा निर्माण करेंगे, प्रदेश का ऐसा निर्माण करेंगे। राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जो इतना बड़ा भूभाग है और इसके अंदर रेगिस्तान है, रेगिस्तान के कारण यहाँ के प्राकृतिक व्यवस्थाएं बड़ी विचित्र हैं, कभी तेज गर्मी कभी तेज सर्दी, लेकिन बारिश हमारे यहाँ कम होती है। उससे जुड़ी हुई कई तरह की हमारे विकास के अंदर अवधारणा रुकावटें भी आती है। इसी ढंग से खनिज का बड़ा भंडार है, लेकिन खनिज के भंडार उसके विकास के बारे में तो कोई नहीं बोल रहा। आप ईडी पे छापा, ईडी का छापा डाल करके और ये जो पुराने प्रकरणों को निकाल करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर एक प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष किसी प्रकार के मामले में फंस जाता है तो क्या वो उसमें पूरी कांग्रेस इन्वॉल्व है? क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस सेवा दल के लोग, यूथ कांग्रेस के लोग, जो कांग्रेस के किसान संगठन है उनके लोग? और लोगों में सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि सबसे बड़ी अभी जो जातीय मैनेजमेंट किया गया है, जातीय ध्रुवीकरण हो रहा है, ये जातीय ध्रुवीकरण भी बहुत इन चीजों को प्रभावित कर रहा है। इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ में जो व्यवहार भाजपा का रहा है, तो भाजपा ने ये मान लिया कि अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ तो अपन बात ही ना करो। अभी जिन इलाकों के अंदर मुझे जानकारी मिली है, चुनाव का चक्कर चालू हो गया, लेकिन वो ये मान के चल रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के पास वो जाएंगे ही नहीं। वो किन के पास जाएंगे? वो क्या अल्पसंख्यक समुदाय को मतदाता नहीं मानते? क्या भाई आप उम्मीदवार ना बनाओ, लेकिन वो वोटर तो हैं ही ना। वोटर हैं तो उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडे से कन्विंस करो। अब वो ना कर करके आप एक वातावरण ये बना रहे हैं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस का अध्यक्ष भ्रष्ट है। अरे भ्रष्ट तो इस पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर, इस सरमाएदारी व्यवस्था के अंदर एक ऐसी विचित्र हालत है कि जो बड़े सो पावे। अभी समाज का ढांचा ऐसा गंदा हो गया है कि जिस आदमी ने पूंजी इकट्ठी कर ली
उसी को तो अभी सरपंच से लेकर एमएलए तक का और मिनिस्टर तक का जो रास्ता खुलता है वो उसी का खुलता है जिसकी जेब में पैसा है। कॉमन मैन को कौन पूछ रहा है, मतदाता को कौन पूछ रहा है। और ये जो हालात बन रही है, ये हालात इतनी खराब हैं, आने वाले समय के अंदर ये हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर देगी, तबाह कर देगी। ईडी ईमानदार है या नहीं, ईडी किसके इशारे पे काम करती है? जाहिर है ईडी इशारे पे भारत सरकार के काम करती है। और ईडी भारत सरकार के इशारे पे काम करती है तो क्या वो सही करती है? ये भी एक सवाल है। जब एक थाने का थानेदार के ऊपर ये लांछन लग जाता है, कई बार हम सुनते हैं कि उसने पैसा लिया, ये कर दिया, उसने ये जांच में ये कमी रख दी, तो क्या ईडी की जांच 100% करेक्ट होगी क्या? और सवाल ये है कि ईडी की जांच करेक्ट भी होगी तो इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है? अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त के अंदर हमको ये करना चाहिए था, और खास तौर से भाजपा जैसी जो राष्ट्रवादी पार्टी कहलाती है, जो ऐसी पार्टी जो पूरे देश का कल्याण करना चाहती है और जो कम से कम हिंदुओं का कल्याण तो करना ही चाहती है, ऐसी पार्टी को अपने कार्यक्रमों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए, न कि इस बात को ये तो जो जैसा बोएगा वैसा काट लेगा। अगर डोडासरा की जांच के अंदर कुछ निकलता है तो वो तो आज भी हो सकती थी, कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, और वो कभी भी डोडासरा अध्यक्ष रहें या एमएलए बन जाएं, मंत्री भी बन जाएं, तब भी वो जांच हो सकती है। समाज भी उसको देखता है कि वो कैसे कैसे क्या काम कर रहा है। इसलिए ये जो इस वक्त इसका राजनीतिक इम्पैक्ट बहुत पड़ेगा, और राजनीतिक इम्पैक्ट भाजपा के खिलाफ ही जाएगा। क्यों जाएगा खिलाफ? वैसे भी जाट समुदाय के जो मतदाता हैं उनको ये लगता है कि भाजपा में स्पेस नहीं है, और इस हमले से ये बात पुख्ता भी हो जाएगी कि वो चाहते ही नहीं है। हो सकता है जाट मुख्यमंत्री ना बने हमारे यहाँ, हो सकता है कि जाट जैसा ये प्रचार एक पार्टी कर रही है कि जाट मुख्यमंत्री बनाना है तो कांग्रेस से सत्ता निकालनी पड़ेगी। इस प्रकार की बातों से कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थ निकलेगा आप सोशल इकोनॉमिकल मुद्दों को उठाते हैं या नहीं। सोशल इकोनॉमिकल मुद्दों पर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहती राजनीतिक पार्टियां कि अगर वो चर्चा करेगी, अगर उस पर कोई बातचीत होगी तो लोकतंत्र पे बातचीत होगी और उससे मतदाता का प्रशिक्षण ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अभी सारा मतदाता एक ही बात को लेकर चलेगा कि डोडासरा पे छापा पड़ गया, डोडासरा ने ये कर लिया, उसने पेपर लीक कांड में उसका नाम है, इस बातों पे चर्चा होगी। इस बात पे चर्चा नहीं होगी, मूल मुद्दों पे चर्चा ना हो। ये तो भाजपा की कला की तारीफ ही करनी पड़ेगी कि वो इतने कलाकार हैं कि मूल मुद्दों पे देश के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी वो चर्चा करते नहीं है। क्योंकि जैसे अभी सबसे बर्निंग इशू है दुनिया का, इजराइल और उसका गाजा पट्टी पे जो हमला हो रहा है, उस मुद्दे पर भी आप देखिए, एक तरफ तो आप इजराइल को दोस्त बना रहे हैं और एक तरफ मदद भेज रहे हैं फिलिस्तीन को। कथनी करने का अंतर और व्यवहार का अंतर, उसको लेकर हमारे देश की जनता चर्चा क्यों नहीं कर रही? क्यों लाखों हजारों लोगों की जान आफत में आ गई, हजारों लाखों लोगों की आज वहां आफत में आई है, तो किसी की झोंपड़ी जलते देख के खुश होने की जरूरत नहीं है। ये झोंपड़ी की आग जो है ये दूसरों के मकानों को भी जला सकती है, आपके मकान को भी जला सकती है। लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहता हमारा मतदाता। क्यों नहीं करना चाहता चर्चा? क्योंकि हम चर्चा उसके तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। इसके अंदर राजनीतिक लोगों को ये सोचना चाहिए कि इस प्रकार की कार्रवाई अगर करनी भी थी तो अभी तो 10 से 15 दिन, महीना भर पहले भी कर सकते थे। डोडासरा भी यहीं थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी यहीं थी, उनका घर भी यहीं था। अगर कर सकते थे पहले, और पहले कर सकते थे तो कांग्रेस के सामने ये मुद्दा आता कि डोडासरा को अध्यक्ष रखें या नहीं रखें। मैं डोडासरा का पक्ष नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास कोई जांच एजेंसी नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि डोडासरा बिल्कुल निष्पाप हैं या कोई हैं, लेकिन इसका राजनीतिक असर जरूर पड़ेगा। और इससे ये भी जाहिर हो रहा है, जो कि अपना मुख्य एजेंडा है, क्या भाजपा के अंदर कितने गुट बन गए और भाजपा के मोदी जी का जो प्रभाव है वो क्या कम हो गया है। तो वो तो एक तरह से चाबुक चला के हमारे वोटरों का वोट हासिल करना चाहते हैं ईडी। और इसका अभी जाट समुदाय पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा वो कांग्रेस के हक में ही जाएगा, और कांग्रेस के हक में जाना ही इनका ये स्टेप गलत है। तो जी और ईडी के लोगों को टेक्निकल बातें तो ईडी के जो अधिकारी हैं वो जानते हैं, पुलिस के अधिकारी जानते हैं, और जो लोग अकाउंट्स वगैरह जानते हैं वो जानते हैं। वो सारी बातें तो मैं नहीं जानता, और अभी क्योंकि सुबह ही सारी कार्रवाई हुई है, मैं विस्तार से इसके बारे में जानकारी भी हासिल नहीं कर सका। लेकिन मेरे को इस बात का तो तुक है
कि हम जी राजनीतिक चर्चा करने के बजाय व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं या जो क्षणिक घटनाएं घटती हैं उन पे चर्चाएं करते हैं। हमें चर्चा ये करनी पड़ेगी कि पॉलिटिकल एजेंडा मोदी जी का या भाजपा का या आरएसएस का क्या है, क्या हम उस एजेंडे जी के साथ हैं। अगर हम राष्ट्रीय अखंडता के बाद अभी मोहन भागवत बोले, तो राष्ट्रीय अखंडता ऐसे थोड़ी रहेगी। राष्ट्रीय अखंडता को रखने के लिए आपको सबको विकास के समान अवसर देने पड़ेंगे। विकास के समान अवसर अगर भाजपा या कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ, जो भी राजनीतिक लोग हैं, वो विकास के समान अवसरों का एजेंडा लेके नहीं चलेंगे, तो एक ना एक दिन हम भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये खतरनाक हालात मैं चाहता हूँ मेरे देश में ना बने। धन्यवाद। अशोक माथुर सर, जिस तरीके से डॉक्टर मील इस बात को कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से, जो पहले आप भी कह रहे थे, फिरोज जी भी उस बात पर सहमत है कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, मुद्दों पे बात ना हो, मुद्दों से बचा जाए, ये सारी चीजें। दूसरा, एक डॉक्टर मील ने एक मुद्दा और उठाया कि मोदी जी जो है वो चुनाव से बचते हुए दिख रहे हैं। तो क्या मोदी जी राजस्थान में विधानसभा चुनाव से बचते हुए दिख रहे हैं? 5 राज्यों में जो चुनाव है उन चुनावों से बचते हुए दिख रहे हैं? और अगर दिख रहे हैं तो क्यों? आखिर क्या अब उनको भी स्वयं पर भरोसा नहीं रह गया है कि वो जिताऊ हैं, जिता पाएंगे 5 राज्यों के चुनाव भाजपा को? लोग जो है मतदाता, भारतीय मतदाता, इसने अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखा है और वो सीखना अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर मतदाता ही संगठित होना चाहिए, मतदाता ही जागरूक होना चाहिए, मतदाता के पास में बहुत ताकत होनी चाहिए कि वो इकट्ठा होकर के सभी राजनीतिक पार्टियों के ऊपर लगाम लगा सके, राजनीतिक नेताओं पे लगाम लगा सके। मोदी जी को क्या लगता है, ये तो मोदी जी का दिल और दिमाग ही जान सकता है। लेकिन मोदी जी की पीठ के पीछे जो संगठन खड़े हैं, जैसे आरएसएस है, भाजपा है, इनके लिए मैं कहना चाहूंगा, इनका संगठनात्मक काम, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात, बहुत विचित्र तरीके का है। जब उनके बारे में सोचते हैं तो ये देखना पड़ेगा, उनके कार्य करने की शैली भी बड़ी जोरदार है। हम देखते हैं इससे पहले जो आरएसएस के मुखिया आते थे वो कहाँ गायब हो गए। जैसे गोविंदाचार्य का मैं जिक्र करता हूँ, स्वदेशी का मुद्दा कहाँ गायब हो गया। इसी ढंग से अडवाणी जी कहाँ गायब हो गए। वो जब चाहें किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी पटक सकते हैं, ऐसा उनका विश्वास है। लेकिन मैं कहता हूँ इतिहास ये बताता है हमको कि जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उनके पीछे से उन्हीं के संगठन के लोगों का भरोसा टूट गया और वो संगठन खत्म हो गए। जैसे राजस्थान स्वतंत्र पार्टी होती थी, स्वतंत्र पार्टी में सारे राजे महाराजे होते थे। आज स्वतंत्र पार्टी में राजे महाराजे नहीं मिलते, राजे महाराजे मिलते हैं भाजपा के अंदर। और भाजपा ने उन सब लोगों को पराश्रय दिया। वो जो अभी इनके यहाँ पे टिकट दिया गया था नरपत सिंह राजवी के सामने से, वो एक महिला को विद्याधर नगर से, तो नरपत सिंह राजवी जो भाजपा के थे, उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला कि मुगलों को साथ देने वालों को भाजपा टिकट दे रही है, मुगलों की खिलाफत करने वालों को। मैं तो ये कहूँ, सुभाष चंद्र बोस को जो मारने गए थे उन तक को भी भाजपा ने पराश्रय दिया। झांसी की रानी को मारने जो गए थे वो भाजपा के आधार हैं। झांसी की रानी को मारने के लिए जो ग्वालियर राजघराने वाले गए थे, और इतना तक बदमाशी किया कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है कि बुंदेलो हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, उसके अंदर से लाइन ही डिलीट कर दी गई ग्वालियर राजघराने के बारे में। ये इतिहास है, और इतिहास के लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि उसकी कहीं ना कोई असर पड़ती है। खैर, अभी जो ईडी की कार्रवाई है, ये दूरगामी में इफेक्ट डालने वाली कार्रवाइयाँ होती हैं। वो कार्रवाइयाँ किस लिए होती हैं? उनका टारगेट केवल डोडासरा नहीं, अशोक गहलोत नहीं है। वो तो उन्हीं की क्लास में आ सकते हैं। हो सकता है राजनीतिक परिस्थितियां कैसी हों, कभी कभी ये लोग जैसे राजे महाराजे आज उसमें आ गए भाजपा के अंदर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं वोट बैंक के मैनेजरों को। वोट बैंक का मैनेजर जब सब यूज कर रहा हूँ, गांव गांव के अंदर आज सरपंच है, गांव गांव के अंदर जाति समुदायों के मुखिया हैं, उनकी पंचायतें हैं, पंचायतों के मुखिया हैं, और उन सबको एक मैसेज देना चाहते हैं, हमने डोडासरा पे छापा डाल दिया, तुम भी सोच लो अपना, तुम्हारा क्या हाल होगा है अगर तुम सत्ता के साथ हो। और ये माना जाता है कि जैसे कांग्रेस की सरकार आ गई, सारे सरपंच कांग्रेस के हो जाते हैं। भाजपा की सरकार आ जाएगी, सारे सरपंच जिला प्रमुख भाजपा के हो जाते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल फिलॉसफी या इकोनॉमिक फिलॉसफी, इसको तो हम कहीं उठाते ही नहीं है, उसको तो हम रद्दी में डाल के रखते हैं। तो ये जो छापामारी की गई है, ये छापामारी एक तरह से ये कहूँ कि हवाई हमला है। और हवाई हमला इस टाइप का है जो दूर तक, गांव गांव तक एक संदेश दे रहा है
हर राजनीति में सक्रिय आदमी को संदेश दे रहा है। जैसे ये लोग अपनी कार्रवाई करते हैं, अब मीडिया का हाल आपसे छिपा नहीं। मीडिया का हाल जो है कहने को तो बड़ा आसान है कि मीडिया गोदी मीडिया हो गया, लेकिन इसमें हमारा समाज, हमारी जनता जो है ये मीडिया को सपोर्ट नहीं करती। वो 1 रुपए का भी सहयोग किसी मीडिया ग्रुप को नहीं करती जिससे कि वो स्वतंत्र हो जाएं और स्वतंत्र होकर अपनी आवाज को उठा सके। और मीडिया को इतना आतंकित किया है भाजपा ने कि मीडिया के लोग अब बोलने से कतराने लगे हैं। पहले जो पत्रकारिता होती थी उसमें सोचने की भी एक विशेषता होती थी कि आप किस प्रकार से सोच रहे हैं। अगर आप सोच आपका अच्छा है, अगर आपने कुछ अध्ययन किया है, आपने कुछ प्रैक्टिकली दुनिया और समाज में कुछ देखा है, तो उस प्रकार का सोच जब उनका विकसित होता था, तब हम देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी से लेकर अब तक बहुत से ऐसे पत्रकार हुए जिन्होंने देश को नई दिशा दी है। जिसमें मैं रवीश कुमार का नाम भी ले सकता हूँ कि वो अभी भी स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनका सामर्थ्य है, उनकी शक्ति है, वो सोचते हैं। लेकिन मीडिया से जुड़े हुए लोग भी अब विचार को गौण करके चल रहे हैं। तोड़ासरा पे किया गया या अशोक गहलोत के घर पे जो छापेमारी की गई है, ये मैसेज जा रहा है लोकतंत्र में सक्रिय तमाम लोगों को कि, और ये भी कहा जा रहा है, दबी जबान से कहो या खुली जबान से कहो, लोग ये कहते हैं, आरएसएस के लोग ये प्रचार करते हैं कि हम 200 साल अंग्रेज ने गया, 200 साल हम भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है तो वो किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से एक प्रकार का फासिज्म हमारे देश के ऊपर लादना चाहते हैं। और ये फासिज्म जो है ये सोशल, इकोनॉमिकल सभी तरह पे इम्पैक्ट डालता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये डालता है कि हम भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे। जब भाई भाई के दुश्मन हो जाएंगे तो जो है ना, जंग चाहते हैं जंगखोर ताकि राज कर सके हरामखोर, हरामखोरों के पास राज रहे, इसलिए हम लोग जंग के अंदर फंसे रहे। और इसीलिए सत्य बात को बोलने की हिम्मत राजनीतिक लोगों में नहीं है। ईडी की कार्रवाई को मैं ये मांग तो नहीं कर सकता कि उसको बंद किया जाए या चालू किया जाए। डोडासरा निष्कलंक है, वो जांच में आ जाएगा सामने, या जांच में या अदालत में जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा सामने। लेकिन ये जो मैसेज जा रहा है कि सावधान, अगर या तो हमारे साथ, या जैसे एक बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति बुश बोले थे, जो हमारे साथ है वो तो ठीक है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा दुश्मन है। और ये जब बात इस प्रकार की जो चर्चा होती है, इस प्रकार की जो बात होती है, इस प्रकार का जो सोच होता है, ये सोच अब आज के आधुनिक युग के अंदर जब विज्ञान इतनी तरक्की कर गया और कम्युनिकेशन का साधन इतना तरक्की कर गया कि 1 मिनट में सब बातें सब जगह जाती हैं, तो इस प्रकार की सोच हमारे लिए, समाज के लिए घातक रहेगी। और अब इकोनॉमी में भी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है। इकोनॉमी में कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे अडानी जी की हो, चाहे अंबानी जी की हो, उसमें पूंजी जी किसकी लग रही है? पूंजी तो मेरी और आपकी लग रही है, समाज की लग रही है, आम किसानों मजदूरों की लग रही है। शेयर कैपिटल जो होता है छोटे मोटे व्यापारियों का पूंजी होती है वो लग रही है। वो तो केवल थानेदार बने हुए हैं, उनकी थानेदारियां भी खतरे में पड़ सकती हैं अगर फासिज्म आया तो, क्योंकि जी। फासिज्म का पुराना इतिहास बहुत खतरनाक है। इसीलिए ईडी की कार्रवाई जो है ये राजनीतिक रूप से नेगेटिव है, इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता।